नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट 2016 पेपर 2। ठीक है, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस मुझे बताइए। मैं आपको फटाफट क्वेश्चंस कुछ करवा देती हूँ। जैसे पहला ये जो क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट 2016 का ही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसके डायग्राम एक बना देती हूँ। जैसे ये एक डायग्राम है। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज एफ टी, दिस इज अ स्विच एंड दिस इज एफ कॉन्जुगेट टी। तो ये किसका स्विच है? ये दिस इज नोन एज सैम्पलर, इसको हम सैम्पलर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, जैसे ये है, दिस इज वॉट, ये इसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस सिग्नल। अगर एक कंटिन्यूस सिग्नल बोलेंगे, दिस इज अ कंटिन्यूस सिग्नल बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विच टेक्स ऑन इन्फिनाइट वैल्यूज ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, दूसरा एक डायग्राम बनाती हूँ मैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ये आपके पास कुछ पल्सेस दिया हुआ है, ये है इस तरीके से। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, ये इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड टी। यहाँ पे ये जो है ये ट्वाइस पी टू है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है इसको हम थ्राइस टी बोलते हैं। ये यहाँ पे ये जो है ये आपका एफ कॉन्जुगेट टी है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो टी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रैक्टिकल सैम्पलिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रैक्टिकल सैम्पलिंग। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे ये है, यहाँ पे ये कुछ सैम्पल्स लिए हुए हैं एट डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ टाइम। ये आपका फंक्शन t है और ये है आपका f कॉन्जुगेट t। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका t है, ये आपका ट्वाइस t है और ये आपका थ्राइस t है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम्स है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल सैम्पलिंग। इसको बोलेंगे हम आइडियल सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये बताना था। अच्छा, अब मैं आपको दूसरा कुछ बता देती हूँ। जैसे फटाफट जो क्वेश्चंस आते हैं आपको फटाफट टिप्स पे होने चाहिए कि कैसे हमें उसको टिक करना है। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इट इज ग्रेटर देन इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ डार्लिंगटन एम्पलीफायर, डार्लिंगटन एम्पलीफायर। ओके, एंड इट इज ग्रेटर देन इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन कलेक्टर स्टेज। यू नो कॉमन, ये सीसी मतलब क्या होता है? कॉमन कलेक्टर, इसको हम बोलते हैं कॉमन कलेक्टर। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर स्टेज। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन एमीटर स्टेज। तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा किसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है? ओपैम्प का, देन डार्लिंगटन का, देन कॉमन कलेक्टर का, देन कॉमन एमीटर का। अब एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है इसमें। जैसे ये मैं डायग्राम बना देती हूँ, ब्लैक पेन से ही बनाती हूँ। चलिए ठीक है, इसको देखिए आप, इसमें ये है, ये है, ये है और यहाँ पे भी एक और रेजिस्टेंस। एक दिस इज अ सर्किट डायग्राम। ओके, यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये 25 ओम्स का है, ये जो है दिस इज 300 ओम्स, दिस इज 80 ओम्स, दिस इज 30 ओम्स, दिस इज 60 ओम्स। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ये आपका कोई इनपुट सोर्स वोल्टेज है, मतलब ई है। तो ये प्लस माइनस है। ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है और यहाँ मान लीजिए करंट जो है डिवाइड कर रही है, बिकॉज दिस इज द नोडल पॉइंट। तो यहाँ पे करंट डिवाइड कर रही है, ये I1 हो गया और यहाँ पे भी करंट जो हो गई I2 हो गई और यहाँ पे करंट हो गई I3। तो हमें हमें निकालना है, हायर ऑर्डर ऑफ करंट्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो करंट है, दिस I इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पे ये डायग्राम में ये x जा रहा है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू वॉट, I1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो आपका ये पे है, जो ये करंट थ्रू 30 ओम इट विल बी ग्रेटर देन करंट थ्रू 60 ओम। ठीक है, अब इसमें आप देखिए जो करंट I है इट विल बी ग्रेटर देन I1 बिकॉज I1 इज वॉट, दिस इज I2 प्लस I3, यही होगा। तो I देखिए आपने पढ़ा होगा ना, I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो हाई द वैल्यू ऑफ करंट लोअर विल बी द रेजिस्टेंस। तो लोअर रेजिस्टेंस जो होता है कैरीज मोर करंट, जिसका ज़्यादा कम रेजिस्टेंस होगा इट विल कैरी मोर करंट टू मेंटेन द टू मेंटेन टू मेंटेन same voltage across resistance connection
इन पैरेलल, सेम वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए इन पैरेलल कनेक्शन अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो इसका जो हमें क्या निकालना है, हायर ऑर्डर ऑफ करंट्स निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, वी हैव टू कैलकुलेट द हायर ऑर्डर ऑफ करंट्स, ये निकालना था। ठीक है, अब आप इसमें देखिए जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, इट शुड बी कि I3, क्योंकि 60 ओम ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इट विल बी लेस देन I2, क्योंकि इसका 30 ओम रेजिस्टेंस है। लो रेजिस्टेंस विल कैरी मोर करंट, लेस देन I1, ये I1 हो गया। ओके, क्योंकि सीरीज में है ना, ये सीरीज में है, एंड लेस देन I25, मतलब जो सबसे कम रेजिस्टेंस है इसका ज़्यादा करंट होगा। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा I60 लेस देन I30 लेस देन I80 लेस देन I25। तो उसने पूछा हायर ऑर्डर ऑफ करंट्स, तो यहाँ पे ये इस तरीके से होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, मैं आपको एक डायरेक्ट लिख देती हूँ आंसर, कि जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है, ठीक है, इंडियम एंटीमोनाइट की, इसकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ इंडियम फॉस्फाइड, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ सिलिकॉन। अब इसकी आप वैल्यूज नोट करके लिखिए, क्या आएगा, देखिए इंडियम एंटीमोनाइट इसका है 7700, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड की है 8500, इसका इंडियम फॉस्फाइड की 5400 होती है और सिलिकॉन की 1800 होती है। मैंने नोट करके लिखा है, ध्यान से लिखिएगा, मैंने सब कहाँ से कंसल्ट करके लिखा है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, मैं आपको यही बोलूँगी, जर्मेनियम की कितनी होती है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, 3800। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम आपको नॉइज मार्जिन के बारे में बताएंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नॉइज मार्जिन, जो नॉइज मार्जिन है, दिस इज व्हाट, नॉइज मार्जिन। ओके, सो जो नॉइज मार्जिन है ऑफ ECL, एमीटर कपल्ड लॉजिक, इट इज लेस देन नॉइज मार्जिन ऑफ TTL। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, लेस देन नॉइज मार्जिन ऑफ MOS एंड लेस देन नॉइज मार्जिन ऑफ CMOS। इसे एक कॉपी में एक हेडिंग की तौर पे लॉजिक फैमिलीज के बारे में, नॉइज मार्जिन, उसका नॉइज वोल्टेज, उसका जो भी है रिलेटेड टू उसकी जितनी भी पावर सप्लाई, पावर डिसिपेशन, वो सब आप नोट कर लीजिए। लेस देन नॉइज मार्जिन ऑफ CMOS, तो ECL का नॉइज मार्जिन कितना है, 0.3, TTL का 0.4 होता है, MOS का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, CMOS का 2.5 होता है। ठीक है, तो CMOS का तो आपको पता है कि पावर डिसिपेशन भी सबसे कम होती है इसकी, PD पावर डिसिपेशन, और फिगर ऑफ मेरिट हाई होता है इसका। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने देखिए कितने अच्छे से नोट किया है, पिन सिग्नल्स, पिन सिग्नल्स ऑफ 8086। अब इसमें देखिए जैसे रेडी पिन है, जो रेडी पिन होती है वो 22 पे होती है, जो पिन होती है वो 19 पे होती है, सॉरी, रेडी पिन 22 19 पे है, आप कह सकते हो क्लॉक पिन होगी ये शायद। ठीक है, फिर एक होती है आपकी MN MX बार, ये 33 नंबर पे होती है, और एक होती है टेस्ट पिन, ये होती है आपकी 23 पे। तो इसकी जो इसका असेंडिंग ऑर्डर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, वो होगा क्लॉक पिन लेस देन रेडी पिन लेस देन टेस्ट पिन एंड लेस देन MN MX बार। यानी कि जो क्लॉक पिन है ये 19 पे है, रेडी पिन 22 पे है, टेस्ट पिन 23 पे है, MN MX बार 33 पिन पे है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के केस। क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इसमें आप देखिए जैसे एक्सरेज है, जैसे एक्सरेज है, फिर एक आपका एक्स बैंड है, एल बैंड है, फिर एक आपका होता है UHF बैंड, दैट मीन्स अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। तो पहले तो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। जैसे एक्सरेज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 30 पिको हर्ट्ज है, एक्स बैंड है तो इसकी 8 टू 12 गीगा हर्ट्ज होती है, एल बैंड है तो इसकी 1 टू 2 गीगा हर्ट्ज होती है, UHF है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है तो इसकी 3 गीगा हर्ट्ज होती है। तो अब हम, जिसकी आपने पढ़ा होगा लैम्डा इज इक्वल टू C बाय, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है,
एक्स रेज की। तो यानी कि हम इसको अगर आप अब ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद निकालिएगा। मैंने फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में एक्स रेज जो हैं इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स बैंड, लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एल बैंड एंड लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूएचएफ। अब आप देख लीजिए किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो वेवलेंथ का कौन सा ऑर्डर आएगा ये आप खुद निकालिएगा। नेक्स्ट है आपका अरेंज द वेरियस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म्स इन ऑर्डर ऑफ टू देयर रिड्यूस्ड पावर रिक्वायरमेंट। अब इसका क्या आंसर होगा? इसके आंसर में देखिए P ऑफ DSB FC दैट मीन्स डबल साइड बैंड फुल कैरियर, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन पावर ऑफ DSB-SC, मतलब DSB-FC जो DSB-FC है डबल साइड बैंड फुल कैरियर, इसकी जो पावर होती है ग्रेटर देन DSB-SC होती है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, ग्रेटर देन पावर ऑफ वेस्टिजियल साइड बैंड एंड ग्रेटर देन पावर ऑफ SSB। यानी कि जो DSB-FC है इसकी पावर एज कम्पेयर टू DSB-SC ज़्यादा होती है, एज कम्पेयर टू VSB की पावर होती है, एज कम्पेयर टू SSB की पावर सबसे कम होती है। फिर आपका आता है नेक्स्ट, मैं आपको बता देती हूँ, वेवलेंथ ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड लेस देन वेवलेंथ ऑफ एल्यूमिनियम गैलियम नाइट्राइड, लेस देन वेवलेंथ ऑफ गैलियम फॉस्फाइड, लेस देन वेवलेंथ ऑफ गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, तो बिकॉज दीज ऑल हैव डिफरेंट कलर सो दे हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो एक ये क्वेश्चन था, एक मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अब आपका एक आता है क्वेश्चन, मैं भी थोड़ा सा कुछ और भी फटाफट एक दो क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो कौन सा क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन और है, देखिए क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, मैं लिख देती हूँ, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ HS इज इक्वल टू 1, ये फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन है, GS इज इक्वल टू 25 बाय S ऑफ S प्लस 5, यही होता है ना। तो यहाँ पे कंसिडर क्या करना है, हमें ये वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जैसे ओमेगा एन, B ओमेगा D डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, C डैम्पिंग फैक्टर निकालना है, हमें डैम्पिंग फैक्टर निकालना है, ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। और D हमें निकालना है डैम्पिंग रेशियो, हमें क्या निकालना है, डैम्पिंग रेशियो, सब आपने पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप किस पे जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे जाएंगे। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? वो क्या होती है, S स्क्वायर प्लस ट्वाइस झाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जनरली होती है 1 प्लस जी एस इक्वल टू 0। तो सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुई। तो 1 प्लस जी एस इज इक्वल टू 0 में जो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है वो है 1 प्लस 25 बाय S ऑफ S प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, दिस विल बी S स्क्वायर प्लस 5S प्लस 25 इक्वल टू 0। अब इसको आप कंपेयर कीजिए सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो S स्क्वायर प्लस ट्वाइस झाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो ओमेगा एन है ये कितना हो गया, 5 रेडियन पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब आप इसमें देखिए जो आपकी डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसका क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। जाई क्या है आपका, डैम्पिंग रेशियो। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं ट्वाइस जाई ओमेगा एन, दिस इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे आप 5 रखेंगे तो जाई इक्वल टू 5 बाय ट्वाइस ओमेगा एन, दैट मीन्स 5 बाय 2 इंटू 5, तो ये वैल्यू 0.5 हो गई। जब ये 0.5 हो गई, अब आप देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए, ओमेगा एन कितना हो गया, 5 अंडर रूट 1 माइनस ये जाई कितना है 0.25, तो ये कितना हो गया 5 अंडर रूट 0.75। जब इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज रूट 3 बाई 2 इंटू 5। जब ये पूरा आप सॉल्व करेंगे तो यही आपका ओमेगा डी निकलेगा, दिस विल बी योर डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, ये आप निकालिएगा। उसके बाद आपका क्या करना है, अल्फा निकालना है। ठीक है, अल्फा क्या है, डैम्पिंग फैक्टर, अल्फा इज द डैम्पिंग फैक्टर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, आप इसको निकाल सकते हैं ना, जैसे कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है झाई ओमेगा एन। तो झाई आपका कितना आया, ओमेगा एन आपका कितना है, ओमेगा एन आपका है 5। ठीक है, और झाई आपने अभी निकाला कितना था, 0.5 ना, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.5 हो गया। तो दैट मीन्स इसकी जो वैल्यूज होंगी, झाई लेस देन अल्फा लेस देन ओमेगा डी लेस देन ओमेगा एन, मतलब झाई की वैल्यू 0.5 है,
फैक्टर की 2.5 है, ओमेगा डी की √3/2 इंटू 5 है, और ओमेगा एन की 5 है। तो क्वेश्चन इजी था ना, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है आपका, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं जैसे ये है इन वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड आपको पता होगा। क्वेश्चन है फर्स्ट, इन वैरेक्टर डायोड, इन वैरेक्टर डायोड बैरियर कैपेसिटेंस जो होता है आपका, बैरियर कैपेसिटेंस इज नॉट कांस्टेंट। बैरियर कैपेसिटेंस इज नॉट कांस्टेंट बट इट वेरीज, इट वेरीज विद अप्लाइड वोल्टेज। क्या ये ट्रू है? और सेकंड स्टेटमेंट दिया है इसमें कि हायर द रिवर्स वोल्टेज, हायर द वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज, हायर इज स्पेस चार्ज विड्थ, हायर इज स्पेस चार्ज विड्थ। ओके, सो देयरफॉर जो आपका बैरियर कैपेसिटेंस होगा इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। तो नेक्स्ट इसका देखिए, in vector diode barrier capacitance is not constant but it varies with the applied voltage. This is absolutely true because higher the, ये assertion है और ये reason है। because reason क्या दिया है, this is reason because reverse, higher the value of reverse voltage, higher is the space charge width, therefore reducing lower the value of barrier capacitance। space charge width क्या होता है, depletion width, डिप्लीशन लेयर विड्थ होती है ना। तो यानी कि जितना रिवर्स वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे डिप्लीशन लेयर की विड्थ उतना बढ़ती जाएगी। तो ये इसका एब्सोल्यूट ट्रू स्टेटमेंट है। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज आल्सो ट्रू। तो ये आपको पता चल गया। अच्छा, तो बाकी इसमें एक तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको एक इक्वेशन बता देती हूँ। एक इक्वेशन है जो कि आप नोट कर लीजिए, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू सिग्मा डेल ई बाय डेल टी प्लस म्यू एप्साइलन डेल टू ई बाय डेल टी स्क्वायर। तो ये जो है ये आपका टाइम डोमेन में इक्वेशन है डेल स्क्वायर ई की। ये इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ऑप्शन सही करना था कि कौन सा होगा, तो ये होगा। ठीक है। दूसरा एक आपको पता है इंट्रिंसिक इम्पिडेंस, इसकी वैल्यू पता है कि दिस इज अंडर रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो या तो इसकी वैल्यू 120 पाई होती है और या इसकी वैल्यू 377 ओम्स होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर बाउंड्री कंडीशंस, फॉर बाउंड्री कंडीशंस एट सरफेस between two different materials, between two different materials, number of basic rules कितने हैं, number of basic rules कितने हैं, number of basic rules are, तो number of basic rules 4 हैं, क्योंकि इसमें देखिए नॉर्मल कंपोनेंट भी होता है एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होता है, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। ओके, तो यहाँ पे दोनों को मिला के फॉर ई एंड एच, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड दो दो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, लाइक ई एन वन ई एन टू एच एन वन एच एन टू ई टी वन ई टी टू एच टी वन एच टी टू। तो ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पढ़िएगा। तो ये इसका आंसर 4 है। ठीक है। एक और है फॉर्मूला कि, एक और मैं लिख देती हूँ, स्टेटमेंट है एक कि राइज टाइम और जो आपकी डिले टाइम होता है, कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है कि राइज टाइम एंड डिले टाइम, ठीक है, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? सेकंड है, इसका रीजन दिया है हायर द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग रेशियो इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ राइज टाइम एंड डिले टाइम। तो ये ए स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है, दिस असर्शन इज एब्सोल्युटली ट्रू, देन राइज टाइम एंड डिले टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है राइज टाइम इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 0.35 बाय बैंडविड्थ। ओके, राइज टाइम इज इक्वल टू 0.35 bandwidth. As you can see that if bandwidth is in denominator, if bandwidth is high then rise time is low, so TR is 0.35 bandwidth, और हम इसको लिख सकते हैं 2.2 by झाई ओमेगा एन। तो झाई ज़्यादा होगा तो इसमें TR अपने आप कम हो जाएगा। और जो डिले टाइम होता है आपका, डिले टाइम TD बोलते हैं इसको, डिले टाइम, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 0.7 झाई 0.7 झाई बाय ओमेगा एन। तो यहाँ पे सॉरी, ये जो झाई है जब ये इंक्रीज होगा तो डिले टाइम तो बढ़ेगा ना।
तो यानी कि ए इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, रीज़न इसका फॉल्स है कि अगर झाई बढ़ेगा तो टी आर टी डी, दैट मीन्स कि दोनों इकट्ठे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि झाई इस केस में तो घटेगा और इस केस में बढ़ेगा, तो इसलिए ये गलत है। तो अगर if I am able to make you understand, then kindly इसको please write down the feedbacks under comment section box. Till then, please like, share and subscribe. Thank you.